Good morning students, I am Atul Rana and I am back with the 6th video lecture for the chapter 1 of class 11th chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Okay, so in the last lecture we have discussed the numerical problems related to laws of chemical combination. There are 6-7 laws for the chemical combination: law of conservation of mass, law of constant proportions, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, Avogadro's law, and this Gay-Lussac law of gaseous volumes. So we have done numerical portion up to law of multiple proportion. Today we will be discussing the laws for reciprocal proportion, numerical portion for the laws reciprocal proportion, Avogadro's law, and this Gay-Lussac volume. Clear? So I have written the numerical. मैं तुम्हें पहले भी बोला है कि जब भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तो तीन मेन चीजें हैं विच यू हैव टू फोकस. फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी पढ़ेगे. जब तक स्टेटमेंट तुमने सही से नहीं पढ़ी तो तुम न्यूमेरिकल को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. यू हैव टू स्टडी द स्टेटमेंट इन डिटेल. ओके. सेकंड पोर्शन यू हैव टू सी इज आफ्टर स्टेटमेंट you have to start the numerical from the ending. You have to start the numerical from the ending. कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या है, जो फाइनल पूछा होगा वो पहले उठाना है, फिर उसको ढूंढते ढूंढते पीछे आना है. उसके हिंट क्वेश्चन में दिए होते हैं. थर्ड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की तो उतना उसको अटेम्प्ट कर पाओगे. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन देखते हैं. अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन. अमोनिया मींस NH3. उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 82.35%. हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 17.65%. वाटर कंटेन्स, एक अमोनिया आ गया, दूसरा कंपाउंड आ गया वाटर. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. 88.90% ऑक्सीजन है और बाकी बच गया क्या है? हाइड्रोजन है. 11.10. अमोनिया हो गया, वाटर हो गया. तीसरा कंपाउंड कौन सा है? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO3. इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 63.15% और सॉरी ऑक्सीजन का परसेंटेज है 63.15 और नाइट्रोजन का परसेंटेज है 36.85%. ठीक है. ये सारा डाटा अपने पास गिवन है. अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की दी हुई है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की दी हुई है. अब इस सारे डाटा को देख के हमें बताना है कि दिस डाटा इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. दिस डाटा इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. सो उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ओके. सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से कि व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine with the fixed mass of the third element C, so the ratio in which they are combining with the element C will be same or simple multiple of the ratio in which they will combine with each other. Okay, इसमें तीन एलिमेंट कौन से ढूंढ लो. एक नाइट्रोजन है. अमोनिया में देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो तीन एलिमेंट कौन से हैं इसमें? एक है इसमें नाइट्रोजन, एक है इसमें ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन. तीन एलिमेंट ढूंढ लिए. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? NH3 अमोनिया. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? वाटर. ठीक है. और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बना रहा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO3. ओके. सो इसका पहला पार्ट ये है कि हमें रेशो निकालनी है. सबसे पहले रेशो निकालनी है हमें. एक का मास फिक्स करना पड़ेगा. When two elements A and B combine with the fixed mass of the third element, तो इसमें फिक्स कर दूंगा मैं हाइड्रोजन का मास. ठीक है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ किस रेशो में कंबाइन करता है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ किस रेशो में कंबाइन करता है, पहले वो रेशो निकालेंगे. वो रेशो आ जाएगी. वो रेशो किसके बराबर होगी? जिस रेशो में आपस में कंबाइन करेंगे और उसका सिंपल मल्टीपल होगी. गेटिंग द पॉइंट? जिस रेशो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे उसी रेशो में वो आपस में भी कंबाइन करेंगे. दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? द टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट. फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास फिक्स होता है. तो उसमें मैंने थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन को मान लिया है तो मुझे इसका मास क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है. तो डाटा उठा लो. NH3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 82.35% और हाइड्रोजन का कितना है? 17.65%. ठीक है. तो मान लो 17.65 ग्राम नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, 17.65 ग्राम हाइड्रोजन. मैं अमोनिया की बात कर रहा हूं. यहां पे लिख लो किसकी बात कर रहा हूं मैं? अमोनिया की. NH3 की बात कर रहा हूं. अमोनिया में देखो डाटा पढ़ो. 17.65 ग्राम हाइड्रोजन कितने अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है? 82.35. 82.35 परसेंटेज को ग्राम में बदल दो. ठीक है. 82.35 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है. ये क्वेश्चन में गिवन है. अमोनिया में 17.65 ग्राम क्या है? परसेंटेज को अगर
उसमें ग्राम में बदलोगे 100% मतलब 100 ग्राम है। 100 ग्राम में से 17.65 ग्राम हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन कितना है 82.35 ग्राम। तो अमोनिया में 17.65 ग्राम हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया 82.35 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कितने ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा 17.65, कितने के साथ रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा 82.35 डिवाइड बाय 17.65 ग्राम नाइट्रोजन। समझ लो, ये जो डाटा था कि 17.65 ग्राम हाइड्रोजन 82.35 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता था, बिकॉज़ इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, इसके बेस पे हमने निकाल लिया 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैं कैलकुलेशन इसकी पढ़ के आया हूं। कैलकुलेशन विल बी, इसको काटोगे तुम तो आएगी 4.67 ग्राम नाइट्रोजन, 4.67 ग्राम नाइट्रोजन, मतलब अमोनिया में 1 ग्राम हाइड्रोजन 4.67 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अमोनिया में 1 ग्राम हाइड्रोजन 4.67 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अमोनिया में 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसका वेट हम 1 ग्राम फिक्स करेंगे, इसका वेट 1 ग्राम फिक्स कर देंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 4.67, हो गया, ये निकाल लिया। इसको मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस कम है। अमोनिया में एक टेबल और बना देता हूं मैं। अमोनिया में NH3 में NH3 में अमोनिया में 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन के साथ है 4.67 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब मैं दूसरे की तरफ चलता हूं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे। अब मैं बात करता हूं किसकी, वाटर की, इन H2O। अब मैं बात करूंगा किसकी, वाटर की, H2O। ठीक है, H2O का डाटा देखो, H2O पढ़ो वहां पे, वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। 100% है, अगर इसको 100 ग्राम मान ले तो हाइड्रोजन कितना आएगा 11.10 ग्राम, 11.10 ग्राम हाइड्रोजन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 88.90 ग्राम ऑक्सीजन। ये मुझे कैसे पता लगा, ये मुझे पता लगा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे पिछला पार्ट में तुमने किया था, अगर 11.10 ग्राम 88.90 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा 88.90 डिवाइड बाय 11.10 ग्राम ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्ट करेगा। बेसिक कैलकुलेशन मेरे को पता है, तुम काटोगे तो आएगा 8.01 ग्राम ऑक्सीजन, काट का आएगा 8.01 ग्राम ऑक्सीजन, समझ गए। सो मैंने किसका मास फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन का। यहां पे भी 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है 4.67 ग्राम नाइट्रोजन के साथ। यहां पे वाटर में देखो H2O, वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन अभी कैलकुलेट कर लिया, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 8.01 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 1 का मास तुम्हें फिक्स करना पड़ता था, वहां पे फिक्स नहीं किया, तो मैंने इसका 1 ग्राम हाइड्रोजन को मैंने फिक्स कर दिया। यहां पे हाइड्रोजन 1 ग्राम कर दी, अमोनिया में, वाटर में भी मैंने क्या किया, हाइड्रोजन क्या कर दी 1 ग्राम कर दी। ठीक है, अमोनिया में 1 ग्राम हाइड्रोजन 4.67 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, और यहां पे वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन 8.01 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, अब इनकी रेशो निकाल लो, रेशो कैसे निकलेगी, ओके, द रेशो इन विच 2 एलिमेंट्स कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसकी रेशो निकालो। इसका तो मास फिक्स है, रेशो निकाल लो। रेशो किसकी आएगी, रेशो कितनी आएगी, रेशो कितनी आएगी इनकी, रेशो देखो, इसका तो मास फिक्स है, इसको देखना नहीं है। रेशो कितनी आएगी इस केस में, नाइट्रोजन और किसकी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशो आएगी, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं 4.67 डिवाइड बाय 8.01। ओके, इसको काटोगे तो 1 और 1.72 आएगा, ऑलमोस्ट 1 अपॉन 1.72। मुझे कैलकुलेशन पता, तुम काट के देखो तो आंसर आएगा। तो रेशो क्या आ गई 1:1.72, गेटिंग द पॉइंट, रेशो आ गई 1:1.72। 2 रेशो निकालनी है अपने को, एक रेशो कौन सी निकालनी है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, वो वाली रेशो।
किसके बराबर होगी? व्हेन दे विल कंबाइन विद ईच अदर। अब जब आपस में कंबाइन करेंगे उसकी रेशियो निकालेंगे, वो या तो इसकी बिल्कुल बराबर आ जाएगी या इसका सिंपल मल्टीपल होगी। अगर ऐसा आ गया, सो दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दिस डाटा इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ रहे बात को? तो हमें पहले एक का मास फिक्स कर ले, एक का मास फिक्स करके रेशियो निकालनी है, फिर आपस में जब ये कंबाइन करेंगे तो उसकी रेशियो निकालनी है। एक रेशियो तो आ गई 1:1.72, ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। एक रेशियो क्या आ गई? एक रेशियो कौन सी आ गई? NH3 और H2O, इसकी रेशियो कितनी आ गई? 1:1.72। ये हमने न्यूमेरिकल कर दिया, ये प्रूव कर दिया, ये आ गई इसकी रेशियो आ गई। अमोनिया और वाटर एक दूसरे के साथ 1:1.72 रेशियो में कंबाइन है। ओके, अब हमें देखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? NO3। आपस में जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो इनकी कॉम्बिनेशन रेशियो बाय मास कितनी है? तो देखो इसमें क्या डाटा दिया हुआ है, नाइट्रोजन का मास कितना है। अब बात करेंगे इन नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3 की बात करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन का मास कितना है? दिस कंटेन्स 63.15 ग्राम ऑक्सीजन और 36.85 दिस नाइट्रोजन है 36.85 और ऑक्सीजन है 63.15। तो इनकी रेशियो क्या आएगी? रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन, रेशियो क्या आएगी? इसमें मास फिक्स करने की जरूरत नहीं, सीधी रेशियो निकाल दो। नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है? नाइट्रोजन का दिया हुआ है 36.85। ओके, मास मान लिया मैंने, इसका परसेंट को मास में बन गया, 100% में से आया है तो 100 ग्राम मान लिया, 36.85 ग्राम क्या होगा? दिस नाइट्रोजन होगा, रेस्ट विल बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना दिया है? 63.15। ठीक है, इनको काटोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1:1.72, 1:1.72। ओके, सो जिस रेशो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं? ये 1:1.72। जिस रेशो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे उसी रेशो में ये हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन करते हैं। जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? NH3 और H2O। NH3 और H2O की रेशो निकालो, कितनी आती है? 1:1.72। जिस रेशो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे उसी रेशो में आपस में भी कंबाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन के साथ किस रेशो में कंबाइन किए? ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर NH3 बनाया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाया, इन दोनों की रेशो निकाली, कितनी आई? 1:1.72। फिर आपस में इनकी रेशो निकाली तो वो भी कितनी आई? 1:1.72। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर? नाउ आई एम बैक विद द सेकंड न्यूमेरिकल ऑन दिस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ओके, तो यहां पे देखो, फर्स्ट इज द स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स दिस मच ऑफ कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन्स दिस मच ऑफ कार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स दिस मच ऑफ दिस सल्फर। ओके, तो पहले तो पूछा है कि ये सारा का सारा डाटा पढ़ लो, ठीक है। पूछा है कि इज दिस डाटा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और नॉट। पहले तो तीन एलिमेंट ढूंढ लो कौन से हैं। एक कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, तीन ही दिख रहे हैं। एक दिख रहा है आपको सल्फर, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है। जब कार्बन सल्फर के साथ ट्रीट किया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ किया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में किए तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बन गया, ट्राइंगल बन गया। अब when two elements combine with the fixed mass of third element, so the ratio in which they do so is either the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। तो हमें इसका मास फिक्स करना है, कार्बन का मास क्या करना है? फिक्स करना है। फर्स्ट कंपाउंड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। CO2 यहां पे देखो बना दो डाटा लिखने के लिए, एक मैं मोड छोड़ रहा हूं, डाटा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड ले लिया हमने CO2। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में बोलता है कि when two elements combine with the fixed mass of third element, तो थर्ड एलिमेंट का मास अपने को फिक्स करना पड़ता है, तो कार्बन का मास फिक्स करना पड़ेगा इस केस में भी और इस केस में भी। CH2 और CO2 में कार्बन का मास एक समान होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो 27.2% कार्बन है, ग्राम में चेंज कर दिया, 100% को मैंने मान लिया 100 ग्राम था, तो 27.27 ग्राम क्या है? कार्बन है। तो फिर इसमें से 100 में से अगर ये कार्बन है तो इसमें से ऑक्सीजन कितना होगा? 100 में से 27.27 माइनस कर लो, कितना आएगा? 72.73 ग्राम क्या आएगा? इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। 100 ग्राम में अगर 27.27 ग्राम क्या है? कार्बन है।
तो 72.73 ग्राम क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। अब इसका मास फिक्स करना पड़ेगा कार्बन का, तो 1 ग्राम कार्बन में कितना ऑक्सीजन होगा, 72.73 डिवाइड बाय 27.27 ग्राम ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इतने के साथ, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, डिवाइड कर दो, आंसर आएगा काट के 2.66 ग्राम ऑक्सीजन, 2.66 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, इतने के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से समझा रहा हूं, डाटा देखो क्या दिया है, 27.27 ग्राम कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन कितना बच गया, इतना बच गया, तो 27.27 ग्राम कार्बन इतने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, डिवाइड करके देख लो, उतने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, उतने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर है, ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट डाटा आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का डाटा क्या आ गया, डाटा देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम कार्बन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2.66 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक डाटा आ गया। अब दूसरा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अब आएगा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड देख लो, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, 15.79%, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस 15.79, 100 में से 15.79 माइनस कर लो, उतना सल्फर का परसेंटेज आएगा। कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 15.79, तो ऑक्सीजन का कार्बन का परसेंटेज दिया 15.79, तो सल्फाइड का बड़ा आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो 15.79 ग्राम कार्बन है, तो सल्फर कितना होगा, इसमें से माइनस कर लो, कितना आएगा, 84.21 ग्राम क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। समझ में बात को, अगर कार्बन दिया है 15.79%, तो 100 में से 15.79% माइनस कर दोगे तो वो क्या होगा, सल्फर होगा। तो 15.79 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ, 84.21 ग्राम सल्फर के साथ। तो अब हमें कार्बन का मास फिक्स करना है, यहां पे मैंने 1 ग्राम फिक्स किया है, तो यहां पे भी क्या कर लो, 1 ग्राम फिक्स कर लो, तो 1 ग्राम कार्बन कितने सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, 84.21 डिवाइड बाय 15.79 ग्राम सल्फर के साथ। ठीक है, इसको तुम काटोगे तो आएगा 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 5.33 ग्राम सल्फर के साथ, 5.33 ग्राम सल्फर के साथ। दूसरा डाटा आ गया, दूसरा डाटा किसका आ गया, कार्बन डाइसल्फाइड का, कार्बन डाइसल्फाइड का। यहां पे 1 ग्राम कार्बन कितने सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, 5.33 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं ये, किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं ये, इसका मास तो फिक्स है, इनमें इसका मास तो फिक्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड आपस में इनकी रेशो क्या निकलेगी, 2. यहां पे निकाल देते हैं, इनकी रेशो क्या निकलेगी, जिस रेशो में CS2 रेशो CO2। ठीक है, पहले मैं CS2 का लूंगा, बड़ा है, कितना आ जाएगी इसकी रेशो, 5.33 डिवाइड बाय, इसको नहीं लेंगे, इसका मास फिक्स है। ठीक है, 5.33 डिवाइड बाय 2.66 ऑलमोस्ट इक्वल टू 2/1, रेशो कितनी आ जाएगी, 2:1, 2:1। सो सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन कार्बन के साथ किस रेशो में कंबाइन किए हैं, 2:1, 2:1। सल्फर और ऑक्सीजन कार्बन के साथ किस रेशो में कंबाइन किए हैं, 2:1। निकाल के दे दिया, सल्फर और ऑक्सीजन कार्बन के साथ किस रेशो में कंबाइन किए हैं, 2:1। अब ये लॉ बोलता है कि जिस रेशो में कार्बन के साथ कंबाइन करेंगे उस रेशो में आपस में भी कंबाइन करेंगे, या उस रेशो में ना करें तो उसका सिंपल मल्टीपल होगा। सिंपल मल्टीपल समझ रहे हो, सिंपल उसके टेबल में आएगा। तो सल्फर और ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ रिएक्ट करके किस रेशो में रिएक्ट किया, 2:1 में, ये याद रख लो, किस रेशो में रिएक्ट किया, 2:1 में, 2:1, इसको याद कर लो। ठीक है, 2:1 में। अब देखेंगे आपस में किस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो सल्फर का मास कितना दिया है, 50%,
ऑक्सीजन का मास कितना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में डाटा पढ़ो, वहां पे दिया सल्फर डाइऑक्साइड में 50% सल्फर है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, वो भी 50% होगा, तो दोनों की रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 50, मतलब 1 डिवाइड बाय 1, तो रेशियो आई 1:1। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में 1:1 में कंबाइन कर रहे हैं और कार्बन के साथ ये 2:1 में कंबाइन कर रहे हैं। अब रेशियो इक्वल नहीं है, अब रेशियो इक्वल नहीं है, ये वाली रेशियो इक्वल नहीं है, बट 2/1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। पर ये लॉ बोलता है आइदर इस रेशियो में वो कार्बन के साथ कंबाइन किए हैं और इस रेशियो में सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए हैं, इस रेशियो में वो किसके साथ कंबाइन किए हैं, कार्बन के साथ, और इस रेशियो में वो आपस में कंबाइन किए हैं। इट विल बोथ द रेशियोज विल आइदर बी सेम और सिंपल मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल होंगी, जैसे 1:2, ओके 1:1, सिंपल मल्टीपल आ गया। जरूरी नहीं दोनों एक समान हो, सिंपल मल्टीपल है, तो सिंपल मल्टीपल का मतलब है कि उसके टेबल में आते हैं, जैसे 4 2 का सिंपल मल्टीपल है, जबकि 3 2 का सिंपल मल्टीपल नहीं है। 2 के सिंपल मल्टीपल कौन से हो गए, 4 6 8 10, दीज आर द सिंपल मल्टीपल्स ऑफ 2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और जो जैसे 3 आ गया 5 आ गया 2 के टेबल में सीधे मल्टीपल नहीं है, तो वो सिंपल मल्टीपल नहीं होते हैं। 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 10 12, दीज आर द सिंपल मल्टीपल्स ऑफ 2। समझ बात को। उसी तरीके से यहां पे क्या है अपने पास, सल्फर और ऑक्सीजन कार्बन के साथ किस रेशियो में कंबाइन किए, 2/1 में, और आपस में कैसे कंबाइन किए, 1:1 में। ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, बट सिंपल मल्टीपल तो है, 1 के टेबल में 2 आता ना, तो आइदर दोनों की रेशियो बराबर होगी या सिंपल मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से वी हैव प्रूव्ड दैट दिस डाटा वाज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। Mainly the numerical portion is covered from these 3-4 laws only. Gay-Lussac law of gaseous volume और उसमें से Avogadro law उसमें से ज्यादा numerical आते नहीं है, so these you can practice by yourself, very easy numericals are there, और कोई ज्यादा difficult है नहीं, ज्यादा पूछे जाते हैं। अब now we will move towards our next topic, that is Dalton atomic theory. That is Dalton atomic theory. Our next topic is Dalton atomic theory. ओके इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये दिस टॉपिक यू हैव कवर्ड इन 9th क्लास आल्सो, ओके, सो वी विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक लिटिल बिट इन डिटेल्स। दिस टॉपिक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास आल्सो, बट वी विल स्टडी दिस टॉपिक अ लिटिल बिट इन डिटेल्स। क्लियर। डाल्टन ने सबसे पहले एटम नाम सुझाया था, ओके। ही सेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ओके, एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर समझते हो, सब कुछ मैटर है, फीलिंग्स को छोड़ के सब कुछ मैटर है, ओके। ही सेड दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम व्हिच इज इंडिविजिबल, व्हिच इज इंडिविजुअल, मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर उसने बोला था कि एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब कार्बन एलिमेंट है उसके एटम क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टियां सेम होंगी। बट आज हम जानते हैं कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। कार्बन के 3 एटम्स हैं, ओके, 3 आइसोटोप्स हैं, वन हैज द मास नंबर 12, वन हैज द मास नंबर 13, वन हैज द मास नंबर 14, मतलब कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम भी नहीं हो सकते। सो देयर आर 2 थ्योरीज नाउ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो उसने पहले दी थी, ठीक है, फर्स्टली वी विल स्टडी दैट थ्योरी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंज आया, जैसे जैसे न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए, वी हैव कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक उस टाइम पे उसको पता नहीं था कि एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकता है। लेटर दिस जे थॉमसन, चैडविक, ओके, दीज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ओके। सो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए, डाल्टन की थ्योरी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगते गए, तो थोड़ा सा हमने फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद वी विल स्टडी द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसमें थोड़ा सा चेंज करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनाई है। वी विल स्टडी बोथ द थ्योरीज, ओके। तो इसके 4-5 पॉइंट है, मैं पढ़ा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, डाल्टन ने क्या बोला, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर मैटर समझते, सॉलिड लिक्विड गैस सब कुछ, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली small particles, matter is made up of extremely small particles called atoms, okay। उसने बोला कि दुनिया में जितना भी मैटर है वो किससे बना है, एटम से बना है, ठीक है।
सेकंड उसने बोला एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एंड नो एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ओके, इसका मतलब है कि एटम सबसे छोटा है, उससे छोटी कोई चीज ही नहीं है। ओके, कोई बड़ी चीज होगी तो उसको काट के तुम छोटा कर सकते हो, जो सबसे छोटा है पूरी दुनिया में, सबसे छोटा क्या है? एटम है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ओके, तो एटम सबसे छोटा है जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक्चुअली एटम इज अ वर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, इसका मतलब ही क्या है? इनडिविजिबल। एटम का लैटिन भाषा में मतलब क्या है? इनडिविजिबल। जैसे माय नेम इज अतुल। ओके, अतुल का एटाइमोलॉजिकल मीनिंग, अतुल का एटाइमोलॉजिकल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ जिसको बोलते हैं, अतुल का मतलब है विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस हिंदी लैंग्वेज। हिंदी का शब्द अतुल जिसका मतलब है विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। उसी तरीके से एटम क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका वहां पे लैटिन में जाके मतलब ढूंढोगे तो एटम मींस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ओके, सेकंड पॉइंट ये क्लियर। थर्ड, व्हाट हैज ही सेड? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element are identical in all aspects, are identical in all aspects, are identical in all aspects। all aspect का मतलब है हर तरीके से, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब है एक समान है। ऑल एस्पेक्ट मतलब हर तरीके से, मास नंबर ले लो, मास नंबर ले लो, उसका मास ले लो, एटॉमिक नंबर ले लो, उसका रिएक्ट करने का तरीका देख लो। मतलब एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, हूबहू डिट्टो कॉपी होंगे, हूबहू डिट्टो कॉपी होंगे। समझे बात को? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, आइडेंटिकल मींस सेम, एग्जैक्टली सेम होंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स। चाहे कुछ भी कंपेयर कर लो, उनका मास कंपेयर कर लो, रिएक्टिविटी कंपेयर कर लो, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? हमेशा सेम ही होंगे। जैसे कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, एक मोल तुमने कार्बन एलिमेंट ले लिया, उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे 6.022 × 10⁻23, इतने एटम्स होंगे, पर सारे के सारे एटम्स एक समान होंगे, उनमें 1% भी डिफरेंस नहीं होगा। दिस वाज द पॉइंट कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ओके, कि बिल्कुल सेम होंगे। अब मान लो तुमने एक मोल कार्बन एलिमेंट ले लिया, एक मोल ले लिया, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो वो सारे के सारे जितने भी एटम है, करोड़ों बिलियन है, वो तो 6.022 × 10⁻23, वो सारे के सारे एक समान होंगे, उनमें 1% फर्क भी नहीं आएगा। आइडेंटिकल का मतलब है हूबहू सेम। ओके, फोर्थ पॉइंट आ गया उसका, फोर्थ पॉइंट मान के लिखता हूं, यहां तक राइट कर लो, फोर्थ पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं। उसका फोर्थ पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements, atoms of different elements are different in all aspects, are different in all aspects, are different in all aspects, in all aspects। ठीक है, जैसे दो एलिमेंट ले लिए तुमने, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के एटम होंगे कार्बन एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे? कार्बन एटम्स। नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे? नाइट्रोजन एटम्स। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनमें कोई भी समानता नहीं होगी, उनकी हर चीज तुम उठा लो, सारी सारी चीजें उनकी क्या होंगी? डिफरेंट होगी। उनकी कोई भी चीज तुम उठा के देख लो, उनकी सारी की सारी चीजें क्या होंगी? डिफरेंट ही होगी, उनमें कोई समानता नहीं होगी। ठीक है, पर आजकल नहीं है। आजकल जैसे आइसोबार्स हैं। आइसोबार क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, पढ़े होंगे तुमने जूनियर क्लासेस में। एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर। जैसे पोटाशियम है, और एक पोटाशियम का एटम ले लो, एक कैल्शियम का ले लो, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के हैं, बट दोनों का मास नंबर क्या होता है? 40 होता है। दोनों का मास नंबर क्या होता है? 40 होता है। तो कोई ना कोई सिमिलैरिटी आ गई ना। पर इसने, इसके टाइम में इसको पता नहीं था, इस पे इसलिए क्वेश्चन मार्क भी आएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट जो है उनके एटम्स की सारी प्रॉपर्टियां क्या होगी? डिफरेंट होगी, 1% भी समानता नहीं होगी, 1% भी उनमें सिमिलैरिटी नहीं होगी। डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। चाहे कोई भी उनकी प्रॉपर्टी कंपेयर कर लो, साइज देख लो, नंबर देख लो, एटॉमिक नंबर देख लो, रिएक्टिविटी देख लो, सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? उनकी डिफरेंट होगी, कोई भी सेम नहीं होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अगला पॉइंट इसने बोला एटम्स कैन
neither be created, atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed. हम एक नया एटम नहीं बना सकते हैं या हम एक एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बट इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। कैसे है वो वीडियो लेक्चर देखोगे तो पता लग जाएगा। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, जितने एटम दुनिया में पड़े हैं उतने देंगे, वो कंबाइन करके नया कंपाउंड बना सकते हैं। बट किसी एटम को तुम क्रिएट बोलो कि मैंने जी सोडियम एटम बना दिया लैब में, इसके अनुसार नहीं बना सकते। ठीक है, जो दुनिया में पड़ा वो सोडियम एटम है, वही तुम्हें खींच के लाना पड़ेगा लैब में। अपने आप तुम लैब में सोडियम एटम को नहीं बना सकते या अपने आप से तुम कार्बन नहीं बना सकते। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अपने आप से तुम कोई भी एटम क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैं सारी बातें बोल रहा हूं। हो गया, अब 5 पॉइंट हो गए इसके। अब इसका 6 पॉइंट देखो, एटम्स कंबाइन टुगेदर। इसका हो गया 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, 5 हो गए। एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है। अल्टीमेटली क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, बट वो आपस में इन अ फिक्स्ड रेशो। जो तुमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे बट फिक्स रेशियो में करेंगे बाय मास, वो इसने बोल दिया। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड इन अ फिक्स्ड सिंपल रेशियो। इसने बोला था सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होती है? ऐसी रेशियो जो एक दूसरे से काटी जा सके। 4/2 इज अ सिंपल रेशियो, क्योंकि 2 1 2 2 2 4। 4/2 इज अ सिंपल रेशियो, बट 4/3 इज नॉट अ सिंपल रेशियो। 4 और 3 आपस में कटते नहीं है, तो 4/3 इज नॉट अ सिंपल रेशियो। ठीक है, बट this 4/2 is a simple ratio, 2 2 4, 3/6 is a simple ratio। तो इसने बोला एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड इन अ सिंपल रेशियो, इन अ सिंपल रेशियो बाय मास, इन अ सिंपल रेशियो बाय मास। ओके, रेशियो बाय मास देखनी है। ओके, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combined in different ratio, combined in different ratio, atoms of two different element, दो different element के atoms आपस में मिल गए, can combine in different ratio to form more than two compounds, to form more than one compound, to form more than वन कंपाउंड, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जैसे कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ये कंबाइन करके क्या बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, मोर देन वन कंपाउंड बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। अब इसमें रेशो कितना है? 3:8। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 3:8। और इसमें रेशो क्या? 12-16, 3:4। ओके, सो atoms of two different element can combine together to form more than one product in different ratios। ये किस जैसा आ गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसा। किसका आ गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसा। ओके, और इसका देख लो, जैसे इसका atoms combine together to form compound in fixed ratio by mass। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, ये क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, पर रेशो हमेशा क्या होगी? 1:8। ओके, सो ये 5th पॉइंट किसको दर्शाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और ये किसको दिखाता है? कि टू एलिमेंट कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन टू प्रोडक्ट्स, या मोर देन वन प्रोडक्ट। ये दिखाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। रिमाइंड करो, गॉट इट? सो दिस वाज लाइक दैट। सो दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वर मेंशन्ड इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम सबसे छोटा है, सेम एलिमेंट, एटम्स आर आइडेंटिकल, डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स आर different। okay, atom combine together in a fixed ratio to form compound, atoms of two different elements can combine together to form more than one compound in different ratios। वो सारे के सारे पॉइंट हमने कैजुअली डिस्कस कर लिए। ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? अब इसमें देखो ऑब्जेक्शन क्या आई। फर्स्ट आई कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज डिविजिबल।
एटम इज डिविजिबल। अब ये मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से निकली है। नाउ वी आर डूइंग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये किससे निकली, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से निकली, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आ गई है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या, एटम इज डिविजिबल। ठीक है, डाल्टन ने क्या बोला था कि, याद करो सेकंड पॉइंट था उसका, डाल्टन ने बोला था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, बट नाउ वी नो दैट एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उससे भी छोटे हैं, एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ओके, सो इसका फर्स्ट पॉइंट मॉडर्न थ्योरी का आ गया कि एटम्स इज डिविजिबल। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका देखें, आइसोटोप्स। ठीक है, डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, कि सेम एलिमेंट के एटम्स बिल्कुल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब 1% फर्क ना होना। ठीक है, बट आइसोटोप के बाद क्या पता लगा, कार्बन का 3 आइसोटोप है। ये तीनों कार्बन किसके हैं, कार्बन एलिमेंट के हैं। ये तीनों एटम किसके हैं, कार्बन एलिमेंट के हैं। बट एक का मास नंबर 12, एक का मास नंबर 13, एक का मास नंबर 14 है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट। उसने बोला था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन नॉट बी डिफरेंट, बट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट। ये आ गया। जैसे आइसोटोप, हाइड्रोजन के ले लो, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप वो होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऊपर जो आता है उसको मास नंबर बोलते हैं, नीचे जो आता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर क्या सेम होता है, मास नंबर अलग हो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। ये आगे कार्बन के आइसोटोप, ये हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 है। आइसोटोप हो सकते हैं इसके 16, 17। ठीक है, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट। क्यों, इनके मास नंबर डिफरेंट है। उसने बोला डिफरेंट हो नहीं सकता, कुछ डिफरेंट नहीं हो सकता बस। बट आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद उसका पॉइंट क्या हो गया, ये कैंसर। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्शन लगती है। अब थर्ड चलते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, उसने देखो एक पॉइंट और बोला था, उसने बोला था कि एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट atoms of the different element are different in all aspects. Atoms of the different element are different in all aspects. मतलब कार्बन और नाइट्रोजन है तो कोई समानता हो ही नहीं सकती। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए, 1% भी समानता नहीं होगी, बट समानता होती है। आइसोटोप और आइसोबार में कंफ्यूज नहीं होना है। आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। याद रख लेना, एएन से याद रखना, एएन से याद कर लेना। इसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा और इसमें मास नंबर सेम होगा। तो जैसे जैसे ये है पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, बट इसका मास नंबर भी 40 है, इसका मास नंबर भी 40 है। ठीक है, सो ये डिफरेंट एटम्स के तो हैं। ये डिफरेंट, कैल्शियम एटम किससे है, कैल्शियम एलिमेंट से। पोटाशियम एटम किससे है, पोटाशियम एलिमेंट से। दे आर द एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट, दे आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, बट उनमें समानता है, समानता होगी ना। ठीक है, डाल्टन ने बोला था कि डिफरेंट जो एटम्स होंगे उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, बट आइसोबार्स ऑफ एक्सेप्शन। आइसोबार और देख लो, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, मास नंबर 58, निकल एटॉमिक नंबर 28, मास नंबर 58। गेटिंग द पॉइंट। सो ऐसे करके ये डिफरेंट एटम के हैं, बट इनमें समानता तो है ना, इनका मास नंबर सेम है। जिनका मास नंबर सेम होता है उनको आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, और जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, जूनियर क्लासेस का टॉपिक है, मैंने 9th में पढ़ा होगा। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो तो उसको बोलेंगे आइसोबार, और वाइस वर्सा क्या होगा, आइसोटोप्स। तो आइसोबार्स की एग्जिस्टेंस बताती है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सिमिलैरिटी। डाल्टन बोलते थे कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, आगे एक्सेप्शन। ठीक है, आगे ना सिमिलैरिटी, आगे चलो। ओके, अब आइसोबार आ गया, गलती से मिटा दिया।
फोर्थ आ गया ट्रांसम्यूटेशन। फोर्थ क्या आ गया? ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, अब इसको देखो होता क्या है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का मास नंबर 14, सॉरी, और एटॉमिक नंबर 17। जब इसको अल्फा रेस के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे? अल्फा रेस के साथ। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नाइट्रोजन को जब तुम अल्फा रेस के साथ ट्रीट करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन को जो तुम अल्फा रेस के साथ ट्रीट करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन में। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन एटम इनटू अनदर एटम इज कॉल्ड एज ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन। तो उसने क्या बोला था? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हम ऑक्सीजन को क्रिएट कर रहे हैं। किससे क्रिएट कर रहे हैं? नाइट्रोजन से। तो उसका वो वाला पॉइंट भी किया जाता था, शक के दायरे में आ जाता था, दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी क्रिएटेड। ओके, जैसे नाइट्रोजन से हमने ऑक्सीजन बनाना था, अल्फा रेस के साथ ट्रीट कर दिया, ऑक्सीजन बन गया, प्रोसेस नोन एज ट्रांसम्यूटेशन। तो ये मेन इसके सारे के सारे पॉइंट आगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कौन से पोस्टुलेट हैं जो लॉज को बताते हैं? जैसे एक पोस्टुलेट है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। एक पोस्टुलेट है एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड, वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को बताता है। अब एक है कि डिफरेंट एलिमेंट एटम्स कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बताता है। सो ये सिंपल सी थ्योरी है, इसको कर लें। नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।